हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स का चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, जिसका नाम है अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। इसका हमने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह ले लिए थे, मीनिंग वगैरह भी हो गया है और अभी हम लोग जंप करने वाले हैं हमारे मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2.1 वाला जो पॉइंट है ना, इसे आज हम देखेंगे। इसके पहले वाला जो चैप्टर 1 है और जितने भी एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइजेस वगैरह जो भी सॉल्व कर दिए हमने चैप्टर 1 के, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अभी फटाफट स्टार्ट करते हैं। इसके आगे के वीडियो आपको मेरे चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अभी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। द डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड देन दे आर पोस्टेड इन लेजर। तो देखिए, जो भी हमारे डे टू डे ट्रांजैक्शंस होते हैं रिलेटेड टू बिजनेस और किसके, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, मतलब जिनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बट टू प्रोवाइड सर्विस टू देयर मेंबर्स और सोसाइटी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एक कैश बुक मेंटेन करते हैं और उसकी जो एंट्री होती है वो लेजर अकाउंट में की जाती है, ठीक है। द डे टू डे ट्रांजैक्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन अ कैश बुक एंड देन दे आर पोस्टेड टू अ लेजर अकाउंट. At the end of financial period, the cash book and ledger accounts are balanced and from these balances, receipt and payment account is prepared. मतलब जब हमारा पूरा साल खत्म हो जाता है, 31 मार्च हमारा आता है और उस वक्त हमारा फाइनेंशियल ईयर फिनिश हो जाता है, तो फिर इस टाइम पे क्या किया जाता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल पीरियड द कैश बुक एंड लेजर अकाउंट्स आर बैलेंस्ड। मतलब कैश बुक एक अलग से बनाई जाती है जिसके अंदर सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं और बाकी के जो लेजर्स होते हैं ना, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़े हैं, उन लोगों को क्लोज कर दिया जाता है। मतलब बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉट डाउन, ये हम लोगों ने देखो पिछले सम्स में किया है, तो उस तरह का उसको बैलेंस निकाल के क्लोज कर देते हैं उस साल के लिए। फ्रॉम दीज बैलेंसेस, अब ये जो बैलेंस मिलता है ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसके बेसिस पे हम लोग क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अभी आपको याद होगा हमने जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, 11th स्टैंडर्ड में हमने ट्रायल बैलेंस बनाना सीखे थे, जो कि ये लेजर्स को क्लोज करते हैं, हम हर एक लेजर अकाउंट को क्लोज करते हैं, उसका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो मिलता है उसका एंट्री हम लोग कहाँ पर डालते हैं, ट्रायल बैलेंस में डालते थे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन का, और ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम लोग हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाते थे। लेकिन अब जब इनका मोटो ही प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, मतलब ये हम वर्ड टर्म यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये सही नहीं लगता है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। वहां पर ट्रायल बैलेंस बनता है, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में ट्रायल बैलेंस बनता है, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी दोनों के अंदर लेजर से ही एक्सट्रैक्ट किए हुए बैलेंस, ब्रॉट डाउन का जो बैलेंस होता है ना, अमाउंट होता है, वही ट्रांसफर किया जाता है, सिर्फ नाम अलग कर दिए। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर उधारी में हुए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ओनली कैश में जो ट्रांजैक्शन होंगे उसी की एंट्री रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में होती है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश बुक एंड बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये प्योरली क्या है, एक समरी है, शॉर्ट में बता देते हैं कि ये कैश ट्रांजैक्शन और बैंक के ट्रांजैक्शन का भी मतलब होता है कि कैश में ही हो रही है डील, है ना, पैसे के लेन देन हो रहा है, उधारी में काम नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे कैश आता है और बैंक आता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस कैश में हुई है या बैंक से कुछ ट्रांजैक्शन हुई है और कितने वक्त के लिए कैसे हुई है, वो सब यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट देख कर ही पता चलेगा। ऑल रिसिप्ट्स आर शोन टू द डेबिट साइड। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है तो उसका भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड होता है। तो जो डेबिट साइड होगा ना, जैसे हम लोग लेजर वगैरह बनाते हैं ना, डेबिट एंड क्रेडिट, वैसे ही डेबिट साइड होगा और डेबिट साइड के अंदर जितने भी रिसिप्ट होंगे वो बताए जाएंगे और जितने भी पेमेंट होंगे ना वो क्रेडिट साइड में बताए जाएंगे। अब यहाँ पे भले वर्ड रिसिप्ट है, रिसिप्ट का दूसरा मतलब होता है रिसीव,
पैसा मिल रहा है, तो रिसीव को ही रिसिप्ट बोल दिया गया है। ठीक है, तो पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में नजर आएगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के, जिसको हम रिसिप्ट्स नाम देंगे। जैसे पर्टिकुलर्स लिखते थे उसके बदले रिसिप्ट लिखेंगे। उसी तरह से क्रेडिट साइड में पेमेंट टाइटल दिया जाएगा और वहां पे जितने भी आपकी पेमेंट होगी ना वो वहां पर क्रेडिट साइड में नोट डाउन करेंगे। दिस अकाउंट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस डिफरेंट बैंक्स एंड क्लोजेस विथ कैश एंड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। इस अकाउंट की शुरुआत ही कैसी होती है कि ओपनिंग कैश बैलेंस, ठीक है, और बैंक बैलेंस, भले अलग अलग बैंकों के बैंक होंगे, अलग अलग बैंक में आपके अकाउंट होंगे, लेकिन स्टार्टिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा और क्लोज कैसे होगा, जब हम एंड कर देंगे, साल खत्म हो जाएगा तो हमको क्लोज कर देना है अकाउंट, तो क्लोजेस विथ कैश एंड बैंक बैलेंस, शुरू भी कैश और बैंक से ही होगा और क्लोज भी कैश एंड बैंक से ही होगा। ठीक है, देन रिसिप्ट का मतलब क्या है, ऑल रिसिप्ट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड इज डेबिटेड। जो भी पैसा आ रहा है आपको उसको क्या किया जाएगा, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। किसे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर फॉर विच दे आर रिसीव्ड। अब यहाँ पे साल को हम लोग इतना कंसिडर नहीं करेंगे, भले वो हो सकता है इस साल का हो या आने वाले साल का हम लोगों ने कुछ पेमेंट किया हो, एडवांस पेमेंट किया हो, या हो सकता है कुछ पेमेंट आउटस्टैंडिंग हो, बाकी हो पे करना, भले पिछले साल का हम लोगों ने कुछ पे नहीं किया होगा, तो साल यहाँ पे मायने इतना नहीं रखता है। जो भी अलग अलग साल के भी आपको यहाँ पर अमाउंट दिखेगा, लेकिन कैश पैसे से रिलेटेड दिखेगा। ठीक है, अलग अलग साल के। देन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, रेवेन्यू और कैपिटल। इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर मतलब या तो वो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन होगा या कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा। सच रिसिप्ट, अभी ये रेवेन्यू एंड कैपिटल क्या है इसके बारे में आगे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो वो हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, सच रिसिप्ट में बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, हो सकता है पिछले साल का भी रिसिप्ट का पैसा होगा ये, या फिर करंट ईयर का या आने वाले साल का। ठीक है, कोई भी 3 ईयर के कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये एंट्री दिखे। ऑल रिसिप्ट्स आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, रेवेन्यू कैपिटल। आगे देख लेंगे पेमेंट क्या है। ऑल पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग, सेम वही है लेकिन बस पेमेंट आ गया। ठीक है, ऑल पेमेंट मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड और आर क्रेडिटेड टू रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, मतलब जो भी खर्चा हो रहा है आपका कैश में ही हो रहा रहेगा, तो उसको कहाँ पे लिखना है आपको। पेमेंट मतलब कि आपने पे किया, आपके पॉकेट से पैसा गया, तो वो वहाँ ये नाम में ही देखो यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट, तो ये पेमेंट साइड में आप लोगों को इस तरह से यहाँ पे लिख देना है जो कि उस साल में किया गया रहेगा। ठीक है, अकाउंट उस साल में होगा या फ्यूचर का कोई खर्चा होगा या पिछले साल का, 3 कोई भी साल का आपको वहाँ पर नजर आएगा। विच इट रिलेट्स टू इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, अब वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या फिर कैपिटल खर्चा होगा। ठीक है, सच पेमेंट्स में बी रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मतलब पिछला साल जो बीत गया, करंट ईयर मतलब अभी जो चालू है वो साल, या फिर आने वाला साल। सिमिलर सच पेमेंट में बी रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल आर क्रेडिटेड टू दिस अकाउंट। जो भी खर्चा होगा किसी भी साल का होगा पेमेंट साइड में नजर आएगा। अभी इस तरह से आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन के मिलेगा। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, साल जो भी रहेगा वो डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। इसके अंदर रिसिप्ट कहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट साइड में। अब यहाँ पर पर्टिकुलर्स पहले आपको लिख के मिलता था, है ना, यहाँ पे रिसिप्ट लिखा हुआ है, अमाउंट रुपीस, पेमेंट कहाँ पर है, क्रेडिट साइड में, अमाउंट रुपीस। ठीक है, अब रिसिप्ट साइड में आपको क्या नजर आ रहा है, टू ऑल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू और कैपिटल, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। और पेमेंट के अंदर क्या नजर आ रहा है, रेवेन्यू फॉर और कैपिटल, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। अभी फीचर्स ऑफ, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड है रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में, फीचर्स है उसके, वो शॉर्ट में देख लेते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। देखो ये यहाँ पर हम लोगों ने हमारे 11th स्टैंडर्ड में ये इस तरह से गोल्डन रूल्स के अंदर पढ़े हुए हैं ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, उनके सारे रूल्स पढ़े हैं, वही यहाँ पर हम लोगों को वही कंसिडर करना है। ठीक है,
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक, समरी ऑफ कैश और बैंक ट्रांजैक्शन, मतलब शॉर्ट में आपके जो भी कैश में ट्रांजैक्शन हुए रहेंगे, भले कुछ पैसा आया होगा या कुछ पैसा गया होगा पेमेंट के रूप में या रिसिप्ट के रूप में, रिसीव के रूप में, तो इसको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर नजर आएगा आपको। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, अब ये हर तरीके के रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ पे नजर आएंगे, भले रेवेन्यू हो या कैपिटल हो। इट रिकॉर्ड्स ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट मेड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, मतलब करंट ईयर का भी नजर आएगा, इसमें तुमको खर्चा मिल रहा है तो भी नजर आएगा, जा रहा है पैसा तो भी नजर आएगा, प्रीवियस ईयर का भी हो सकता है, करंट ईयर का या नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, ठीक है। इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेएबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, मतलब कुछ इनकम रिसीवेबल मतलब जो बोलेंगे ना आउटस्टैंडिंग बोलेंगे उसको, या फिर कोई पैसा आने वाला है पर एक्चुअली आया नहीं है, आने वाला है, ओके। इनकम रिसीवेबल और अमाउंट पेएबल मतलब हमको पे करना बाकी है, हमने किया नहीं है, इस तरह की एंट्री को यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया जाता रिसिप्ट एंड पेमेंट में। कैश में, रोकड़े में काम हुआ है तो ये एंट्री करनी है, वरना उधारी का काम नहीं करना है। दिस अकाउंट इज बेस फॉर, अब ये जो अकाउंट है ये बेस है फाइनल अकाउंट्स के लिए, जो कि आप लोग जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना। तो यहाँ पर भी ये वाली जो चीज़ है ना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जैसे उस वक्त उधर आप क्या करते थे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में, ट्रायल बैलेंस को बेस रख के उस पर सारी बाकी क्या बुक्स बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ पर इन अपना रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को कंसीडर करके नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स आपको रेडी करने हैं। अब उसमें क्या बुक्स आएंगे वो हम लोग देख लेंगे। दिस अकाउंट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, अभी रिसिप्ट क्या टाइप्स क्या है, पहला है कैपिटल रिसिप्ट और दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट, जो कि हमने यहाँ पर देखो इस टेबल पे भी नाम देखा है ना, कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। अब ये होता क्या है, कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या है, और अभी आपको यहाँ पे ध्यान से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऑल सच रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर एंड not forming a part of regular flow of income of a concern are known as capital receive। capital receive का मतलब शॉर्ट में आपको बोलूँ ना तो ये होता है कि ये खर्चे बार बार साल में रिपीट नहीं होते, एक बार लमसम अमाउंट आपको या तो मिल जाएगा, ठीक है, तो मतलब बड़ा अमाउंट मिलता है, लेकिन हर महीने या हर दूसरे दिन आपको ये अमाउंट नज़र नहीं आता है। जैसे कि स्पेसिफिक डोनेशन, एक बार कोई दान करके चला गया तो क्या हर रोज़ कोई दान करने आएगा क्या, नहीं। बिल्डिंग के लिए अगर एक आधा किसी ने फंड दे के गया आपको बिल्डिंग बनाने के लिए, तो हर रोज़ आपको बिल्डिंग फंड आने वाला है क्या, नहीं। ये रेगुलर इनकम नहीं होती, कभी तो भी होती है साल की, तो जो और बहुत बड़ी अमाउंट होती है लमसम में, ठीक है। तो ये जाता है कैपिटल रिसिप्ट में। जैसे कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो गया, अब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट के हर रोज होगा क्या, ये हर महीने होना है क्या, नहीं, कभी तो भी होगा, ठीक है। देन लाइब्रेरी का कुछ खर्च होगा। देन लाइफ मेंबरशिप फीस, अभी आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर किसी को मेंबर बनना है तो वो क्या करेगा, लाइफ मेंबरशिप फीस एक बार का ही भर देगा, लमसम भर दिया उसने, ठीक है, बड़ा अमाउंट आ गया। तो फिर ये क्या हो गया, लाइफ मेंबरशिप उसको मिल गया, मतलब बड़ी अमाउंट आई है, हर महीने वो लाइफ मेंबरशिप का भरेगा क्या, नहीं। मतलब ही क्या है, लाइफ का क्या है, पूरे लाइफ टाइम के लिए वो मेंबर बन गया और उसका पैसा उसने दे दिया, बड़ी अमाउंट आई, तो ये क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। सेल्स प्रोसीड्स, देन आगे क्या है, प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल्स प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अभी हर रोज आप एसेट बेचने जाएंगे कि आपका फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, जो भी रहेगा, मोटर वैन, ये जो फिक्स्ड एसेट हो जो कभी तो भी बिकती है, कभी तो भी बेचते हैं हम उसको, ठीक है, हर रोज बेचने जाओगे क्या, नहीं, ये भी कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। देन कैपिटल रिसिप्ट आर ईदर एडेड टू फंड, कैपिटल फंड और सेपरेटली शोन ऑन लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। अब इसकी एंट्री कहाँ पे होती है कैपिटल की, अभी पहले भी आप कैपिटल की एंट्री करते थे तो कहाँ पर करते थे, लाइबिलिटी के अंदर करते थे ना, तो यहाँ पर भी लाइबिलिटी के साइड में ही करना है बैलेंस शीट के अंदर, या फिर अगर आपका कैपिटल फंड ऑलरेडी, जैसे आप कैपिटल के अंदर ही ऐड कर देते थे ना पहले, तो या तो कैपिटल फंड के अंदर कैपिटल रिसिप्ट को ऐड कर दो, और अगर सपोज कैपिटल फंड नहीं है तो कुछ अलग से एंट्री करनी है तो लाइबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में लिख देंगे। अभी ये नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या है, ऑल सच रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर, मतलब ये बार बार हो रही है, हर दूसरे दिन हो रही है या हर महीने होनी ही होनी है, ठीक है।
एंड रिप्रेजेंट्स रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम ऑफ अ कंसर्न आर नोन एज रेवेन्यू रिसीप्ट। मतलब ये मतलब श्योर है कि ये हर महीने होना ही होना है। जैसे कि सब्सक्रिप्शन रेंट, अभी मैं एक समझो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बन गई, और ये लोग ज़्यादातर जो अमीर लोग होते हैं ना, जिनके पास अच्छा खासा पैसा है, इन लोगों को ही मेंबर बनाते हैं, ठीक है। तो मतलब पैसे का आगे टेंशन नहीं रहता है। तो एक ये क्या बोलेंगे, हर महीने आपको कम से कम 2,000-3,000 हमारे इंस्टीट्यूशन में आपको देने होंगे, और वो पैसा यूज़ करके वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए उसे यूज़ करते रहेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन रेंट बोलेंगे। मतलब जो मेंबर बनते हैं ना, वो लोग अपने पॉकेट से पैसा देते हैं ये सोसाइटीज़ को। तो ये हर महीने श्योर आना ही है, मतलब ये हो रहा है, हर महीने पैसा आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट। देन लॉकर रेंट, अभी कुछ लॉकर हमने रेंट से दे दिए, उसका पैसा आ रहा है, ठीक है, तो हर महीने फिक्स है, आना ही है। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड, अभी कुछ इंटरेस्ट है, उसके ऊपर किसी चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा होगा हमको, तो पता है हमको हर महीने या हर 3 महीने में, हर 2 महीने में, हर 6 महीने में आना ही है। तो ये रेकरिंग है, बार बार होने वाली चीज़ है। तो इसको हम लोग कहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे हम लोग, इसको रेवेन्यू। अब रिसिप्ट्स के अंदर 2 टाइप के पैसे आते हैं, एक तो रेवेन्यू का पैसा आएगा और एक कैपिटल का। रेवेन्यू का जो पैसा आता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, जो कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बनाएंगे। और जो कैपिटल का, जो कभी तो भी होता है खर्च, ये पैसा कभी तो भी आता है, ठीक है, तो ये जाता है बैलेंस शीट के अंदर। ऑल रिसिप्ट्स आर नॉट इनकम, कैपिटल रिसिप्ट्स आर कंसीडर्ड इन अ डिफरेंट मैनर। अभी जो भी पैसा आ रहा है वो ज़रूरी नहीं सब इनकम ही हो, ठीक है। और कैपिटल रिसिप्ट मतलब जो लमसम में पैसा आ रहा है, एंड कंसीडर्ड इन अ डिफरेंट मैनर, दोनों को अलग तरीके से देखा जाता है, ठीक है। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पेमेंट। अभी उसी तरह से जैसे उस पर नियम लागू थे ना कि रेवेन्यू है और कैपिटल ये है, क्या बोलेंगे, कैपिटल इनकम, कैपिटल बोलेंगे और रेवेन्यू में डिवाइड करके दिया था, उसी तरह से पेमेंट को भी उसी तरह से किया है। पेमेंट को क्या किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बांट दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये भी लॉन्ग टर्म के लिए रहता, लंबा चलता है खर्च, ठीक है, या फिर कभी तो भी लंबा मीन्स कभी तो भी होगा ये खर्च, ठीक है। और रेवेन्यू मतलब ये हर थोड़े थोड़े टाइम में हमको करना ही करना है ये खर्च, ठीक है। देन परचेज ऑफ लैंड, अभी हर रोज मैं जाके कोई लैंड खरीदूंगी क्या, नहीं, कभी तो भी हो रहा है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। फर्नीचर हम रोज खरीदते क्या, नहीं। मशीनरी हम रोज खरीदते क्या, नहीं, कभी तो भी ये होता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये शॉर्ट पीरियड पे होता है और रिकरिंग है, बार बार होता रहता है। सैलरी हर महीने देना पड़ता है, टैक्सेस हर महीने देना पड़ते हैं, इंश्योरेंस भी हमको बार बार करना पड़ता है, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है, ठीक है। देन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, वही सेम है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एज अ स्पेसिफाई करके दे दिया। चलो, दीज एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन नेचर, ठीक है। कैपिटल मतलब वन टाइम होगा ये खर्चा, अच्छा बड़ा होगा लेकिन वन टाइम होगा। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज लाइकली टू बी रिसीव्ड फॉर लॉन्ग पीरियड, लेकिन इसका जो इस खर्च का जो बेनिफिट है, फायदा है, ये हम लंबे समय तक इसका फायदा ले सकते हैं, ठीक है। दीज एक्सपेंसेस आर नॉट ऑन द एसेट, आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये वाले जो खर्चे होते हैं ना, इनको कहाँ पर दिखाया जाता है, एसेट साइड में, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ये पैसा, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने फर्नीचर में डाल दिया, वन टाइम में 10,000 का फर्नीचर ले लिया, अब ले लिया तो क्या हर रोज मैं फर्नीचर लूंगी, नहीं, तो ये समझ में आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन उस फर्नीचर को मैं आगे 3 साल 4 साल यूज़ करने वाली हूँ, तो मुझे लंबे समय तक उसका फ़ायदा मिल रहा है ना, तो इसीलिए मेरे लिए एसेट होगा। एंड देयर बैलेंसेस आर कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, और यहाँ तक कि साल खत्म हो जाएगा। अकाउंटिंग पीरियड मतलब मेरा 1 साल खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 साल खत्म होने के बाद अगला साल लग गया, फिर भी मैं उस फर्नीचर का बेनिफिट उठा रही हूँ, फायदा उठा रही हूँ, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है उसके फायदे लंबे समय तक चलते हैं, अगले साल, अगले के अगले साल भी मैं उसका फायदा उठाऊंगी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, दीज एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर, ये मतलब श्योर है कि हर महीने मुझे करना ही है ये खर्चे, ठीक है। द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस आर एंजॉयड इमीडिएटली, इसका जो बेनिफिट है ना, जैसे खर्च करोगे ना फटक से उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा और उतने साल भर में खत्म भी हो जाता है उसका बेनिफिट। जैसे कि मैंने मेरे वर्कर्स एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, तो अभी क्या हो जाएगा कि मैं हर महीने उनको सैलरी दे रही हूँ, लेकिन पूरे महीने भर में उनका पूरा काम भी करवा के ले रही हूँ, और वो जिसका बेनिफिट है वो मुझे चलो थोड़े टाइम के लिए मिल भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आज वो जो काम कर रहे हैं वो मुझे 4 साल तक के मुझे वो काम वापस करना ही नहीं है, नया प्रोजेक्ट आएगा फिर उनको काम को लगाना पड़ेगा,
है ना। तो ये जैसे काम करके जाते हैं वैसा सैलरी भी लेके जाते हैं, तो ये हर महीने मुझे सैलरी देनी है और उनसे काम निकलवाना भी है। देन डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्चुअली अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। सच एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर रिसीविंग बेनिफिट फॉर मोर देन अ ईयर। एक बार खर्चा कर लिया मैंने, लेकिन इसका बेनिफिट मुझे ये साल खत्म होने के बाद भी और आगे मिल रहा है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट, ठीक है। 3 साल का पैसा मैंने एक साथ दे दिया, 30,000 एडवर्टीजमेंट का बस दे के रख दिया, उसको बोला कि आगे तू साल जब भी 3 साल तक के तूने मेरा एडवर्टीजमेंट करना है, कोई किसको दे दिया जो एडवर्टीजमेंट वगैरह करते रहेंगे, ठीक है। इन सच केस क्या होगा? 1/3 मतलब 1 साल का खर्चा अगर मैं गिनूँ तो कितना हुआ है मेरा? 30,000 3 साल का दिया, मतलब 1 साल का 10,000 दिया है, करेक्ट। तो करंट पीरियड का मेरा खर्चा कितना हो गया? 10,000 हो गया। फिर इट शुड बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। डेबिट साइड में हम लोग लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। एंड 2/3 जो है वो 20,000 है, मतलब 20,000 का मैंने अभी तक फायदा नहीं मिला है मुझे, क्योंकि मैंने अभी वो वक्त आया ही नहीं है, फ्यूचर का पैसा दे के रखा है। तो ये एक्सपेंडिचर हुआ, बट टू बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। इसको हम क्या करेंगे? एसेट साइड के बैलेंस शीट में एसेट साइड के अंदर लिख देंगे 20,000 हम लोगों ने उसको दे के रखा है, मतलब फ्यूचर में हमको कैसा टेंशन नहीं है कि इसको पैसा देना है। एक बार का दे के रख दिया, अब जिसको दिया है उसकी जिम्मेदारी कि आगे के 3 साल तक के मेरे चीज़ों की एडवर्टीजमेंट उसने करनी है, ठीक है। टोटल रिसिप्ट क्या होगा? रेवेन्यू एंड कैपिटल मिला के। अब रेवेन्यू के अंदर क्या आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये रहेगा, एंड कैपिटल जो है वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में दिखाई देगा। उसी तरह से पेमेंट, टोटल पेमेंट क्या होगा? रेवेन्यू रहेगा जो कि आपको डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा, और जो कैपिटल है वो क्रेडिट बैलेंस शीट के एसेट साइड में नजर आएगा, ठीक है। अब ये स्पेसिमेन है, ये याद रखो, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो जितना हो सके हर चैप्टर के स्पेसिमेन एकदम रेक्टिफाई कर लो। हालांकि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो अकाउंट है ये आपको एग्जाम में दिया जाएगा, लेकिन उसके अंदर देखो ये सारी चीज़ें कंसिडर होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो एक बार का थोड़ा सा पढ़ लेना, तो पढ़ लोगे थोड़ा सा दिमाग में आ जाएगा, तो सम सॉल्व करने के लिए इजी होगा। ये मोस्टली आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको सॉल्विंग में बनाना है, ठीक है। तो अब इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना। मीनिंग क्या है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू, इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे हम लोग प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, उसी तरह सा ये जो है नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बट टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल है। तो अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे वर्ड्स यूज करोगे ना, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के जो मेन मिशन एंड विजन है उसी को धक्का लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या, अब थोड़े बहुत तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो हो ही जाता है, पैसा आता है जाता भी है, तो प्रॉफिट के बदले हम लोग क्या जरा एक पोलाइट वर्ड यूज करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। और इट इज अ समरी ऑफ रेवेन्यू, इनकम एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब जो थोड़ा बहुत जो खर्चा रोजमर्रा का हो जाता रहेगा उसका एक ये इंफॉर्मेशन देता है हमको, ठीक है। ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड मतलब उसी साल का। इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसकी ट्रांजैक्शंस जो होती है ना, एंट्री जो होती है वो सेम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे ट्रांजैक्शन करते थे ना वैसे ही होगी, लेकिन सिर्फ इसका नाम बदल गया, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलते हैं। और ये क्या है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट रियल अकाउंट था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट के आपको रूल्स देखो ये इस तरह से याद रखने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, ठीक है। आगे देखेंगे इनकम क्या है, अभी इनकम साइड अभी देखेंगे, ठीक है। इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू, इनकम और गेन्स ऑफ द करंट पीरियड आर क्रेडिटेड। मतलब रेवेन्यू मतलब रोजमर्रा का खर्चा, रोजमर्रा का जो खर्चा होगा या जो हर महीने रिपीटेड होने वाला है जो खर्चा नहीं सॉरी इनकम, हर महीने जो आपको इनकम होने वाली है, मिलने वाला है जो पैसा, तो उसी की एंट्री आपको इनकम एंड और या फिर इनकम और गेन इन ऑफ द करंट पीरियड में आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको जो भी पैसा मिल रहा है, आप कमा रहे हो या आ रहा है, तो उसका इनकम जो भी हो रही है वो अमाउंट लिखना है, ठीक है। जैसे कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, सन्ड्री रिसीव्ड, जनरल डोनेशन रिसीव्ड, ट्यूशन फी रिसीव्ड, है ना, ये रेगुलर इनकम जो होगा वो करेंगे आप।
इनकम्स रिसीव्ड फॉर प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू द अकाउंट। अगर कोई भी इनकम आपके पिछले साल की है या आने वाले साल की है, उसको नोट डाउन नहीं करना है, यहाँ पर उसको लिखना नहीं है, सिर्फ जो अभी चालू साल चल रहा है उसी के बारे में आप लोगों को एंट्री करनी है। हाउएवर ऑल इनकम पर्टेनिंग टू करंट ईयर, लेकिन कोई भी खर्च आपने पिछले साल किया था लेकिन वो इस साल का था, ठीक है, पिछले साल के लिए वो प्रीपेड हो गया रहेगा, है ना, तो वो क्या उसकी एंट्री करनी है, क्योंकि ये करंट ईयर का खर्चा है लेकिन आपने एडवांस में पिछले साल में ही करके बैठे, तो उसकी एंट्री आप करोगे। तो यहाँ पर बोला गया है ऑल इनकम पर्टेनिंग टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट, भले हुआ या नहीं हुआ लेकिन इस साल का है तो करना है। ऑल रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर दिस ईयर, या फिर आने वाले साल में भी आपको आज का ये चालू साल का फ्यूचर में मिलने वाला है पैसा, तो उसकी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली इसी साल का होना चाहिए। आर टेकन इनटू अकाउंट। ऑन द अदर हैंड आउटस्टैंडिंग इनकम एंड प्रीपेड रिसीव्ड इनकम ऑफ करंट ईयर आर कंसीडर्ड। कोई भी खर्चा बाकी है या आने वाला है लेकिन इस साल का है तो नोट डाउन करने का, ठीक है। मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो जाता है, इनडायरेक्टली उधारी वाला, है ना, ये मोस्टली आपको आउटस्टैंडिंग जो रहेगा ना एंट्रीज, और प्री रिसीव्ड बोले तो एडवांस में, ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं नजर आएगा, आपको एडजस्टमेंट में नजर आएगी, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट का रूल ही क्या है कि वो सिर्फ कैश वाले ट्रांजैक्शन को नोट डाउन करते हैं, लेकिन अगर कुछ उधारी में काम हो गया या पैसा आना बाकी था लेकिन आया नहीं है लेकिन इस साल का है, तो वो वाली भी चीज़ें आपको कहाँ पे नजर आएगी, एडजस्टमेंट के अंदर नजर आएगी, ठीक है। ये आपको एक टिप दे दिया मैंने। देन एक्सपेंडिचर क्या है, ओनली एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है। ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस, रेवेन्यू मतलब ये जो करंट साल के रिपीट होने, हर महीने या हर थोड़े थोड़े वक्त में रिपीट होने वाले खर्चे जो है वो जाएगा एक्सपेंडिचर के अंदर। एक्सपेंस और ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस और लॉसेस, लॉस बोले तो नुकसान, ठीक है, ऑफ करंट ईयर आर डेबिटेड टू दिस अकाउंट, ये डेबिट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर, ठीक है। आइटम्स ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में डिफर फ्रॉम कंसर्न टू कंसर्न। नाउ एक्सपेंसेस पेड फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर द नेक्स्ट ईयर आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। मतलब इस साल भले आप आने वाले साल का कुछ खर्चा करके बैठे, आने वाले साल का, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का खर्चा करके बैठे, उसको कंसिडर नहीं करना है, इसी साल वाले को कंसिडर करना है, ठीक है। या फिर पिछले वाले साल का कुछ बाकी खर्चा था वो इस साल कर रहे हो, उसको भी कंसिडर नहीं करना है। हाँ, भले एट करंट जो साल चल रहा है ना उसका खर्चा अगर आपने एडवांस में पिछले साल किया है उसको पकड़ेंगे, या फिर फ्यूचर में आप करने वाले हो आने वाले साल में तो करेंगे, लेकिन इसी साल का खर्चा होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जब सम सॉल्व करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हाउएवर all expenses pertaining to current year whether actually paid or not during the previous year or current year are taken into account. In other words, outstanding expenses and prepaid expenses during previous year are considered. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अभी जो जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करते थे ना, तो हम लोगों को क्या मिलता था, नेट प्रॉफिट नेट लॉस। यहाँ पर हम जैसे मैंने तुमको बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आपको नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस मिलता था, लेकिन यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आपको डिफरेंस मिलेगा, तो उसको आप नेट प्रॉफिट नाम नहीं दे सकते। तो अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको आप सरप्लस बोलोगे, और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप उसको डेफिशिएट वर्ड यूज करोगे, ठीक है, ये याद रखना। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज नोन एज सरप्लस, मतलब इनकम ज़्यादा है एक्सपेंडिचर का अमाउंट कम है, ठीक है, तो वो हो गया आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट को आप क्या वर्ड यूज करोगे, सरप्लस। उसी तरह से अगर आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट ज़्यादा है और इनकम का अमाउंट कम है तो इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे डेफिशिएट वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। इफ़ देयर इज सरप्लस इट इज़ एडेड टू कैपिटल फंड। अभी आप वहाँ पर क्या करते थे, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपको डिफरेंस मिलता था, जो कि नेट प्रॉफिट होता था या नेट लॉस होता था, वो ले जाके आप लोग कैपिटल के अंदर प्लस या माइनस करते थे ना, लाइबिलिटीज़ के अंदर। यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर सरप्लस मिला है तो कैपिटल फंड के अंदर इसको ऐड करना है, और अगर इफ इट इज डेफिशिएट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल फंड। मतलब जैसे लॉस आप वहां पर माइनस करते थे, यहाँ पर भी आपको जो डेफिशिएट मिलेगा वो कैपिटल फंड में से माइनस करना होगा। अभी फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है। दिस अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब ये जो हर बार रिपीट होने वाले जो खर्चे हैं ना उसको रिकॉर्ड करना है, और या फिर इनकम भी होगी लेकिन रिपीटेटिव रहेगी या बार बार होने वाली है, देखिए, ठीक है, जो कभी
तो भी होती है और बड़ी अमाउंट नहीं होगी ये, और ये करंट ईयर का ही कंपलसरी होगा, ठीक है। देन इट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट। अब ये क्यों बनाया जाता है, आपको सरप्लस या डेफिशिएट हुआ है क्या, ये फाइंड करने के लिए बनाया जाता है। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज अकम्पनीड विथ बैलेंस शीट, इसके अंदर क्या होगा, ये बैलेंस शीट भी इसके साथ में कंपलसरी आपको बनानी है। इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस, इसको किसी भी तरह का ओपनिंग बैलेंस नहीं है। देन इनकम और डेफिशिएट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, जो कि अभी मैंने आपको बताया। देन इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश आइटम्स एज वेल एज नॉन कैश आइटम, जैसे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोगों ने क्या देखा था, प्योरली कंपलसरीली कैश ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते थे, लेकिन यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट में या उधारी में जो भी ट्रांजैक्शन अगर कुछ हुए हैं तो उसकी भी रिकॉर्डिंग यहाँ पर की जाएगी, मतलब कैश आइटम्स एज वेल एज नॉन कैश आइटम्स विच आर रिलेटेड टू करंट पीरियड। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि करंट पीरियड या अभी जो एट प्रेजेंट जो साल आपका चल रहा है उसी वक्त का ट्रांजैक्शन आपको दिखाना है, आने वाले साल का या पिछले बीते हुए साल का आपको नहीं दिखाना है, ठीक है। ओनली करंट पीरियड, जैसे कि 2018 एंड 19 के अगर आप बना रहे हो तो उसी 18 एंड 19 के ही आपको ट्रांजैक्शंस पे ध्यान देना है, 17, 18 या 19, 20 पे ध्यान नहीं देना है। अब इसमें क्या क्या आएगा, जैसे कि सैलरी पेड, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग मतलब कुछ सैलरी देना बाकी है। देन बैड डेट्स रहेंगे, डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट, जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आप एंट्री करते थे ना पिछले चैप्टर के अंदर, वैसे ही रहेंगे, लेकिन बस नाम बदल गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये नाम दे दिया है हमने, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेसिमेन दे दिया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये कंपलसरीली आपको एकदम अच्छे से देख लेना है, ठीक है, कि क्या ट्रांजैक्शन किधर आता है। जैसे कि सैलरी पेड है, इसके अंदर से पेड फॉर लास्ट ईयर है, पेड फॉर नेक्स्ट ईयर है, आउटस्टैंडिंग है, देन ये प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर है, ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ना, ये सारे ये आप लोगों को ज़रा एंट्री एकदम अच्छे से देख लो, याद कर लो, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमको आगे सम सॉल्व करना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 70 पे। बाकी डिस्टिंग्विश बिटवीन दे दिया गया है, तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। रिसिप्ट एंड पेमेंट में एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इनडायरेक्टली ऐसे समझो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ठीक है, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट रियल अकाउंट है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका नॉमिनल अकाउंट है, और इसके लिए आपको ये वाला रूल्स फॉलो करने होंगे जो कि आपके 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को दे दिए गए थे, ठीक है। चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल लेना। नेक्स्ट क्या है, नेचर। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट वाला जो है इट इज सिमिलर टू कैश बुक, प्योरली कैश ट्रांजैक्शन की ही एंट्री होती है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इट इज प्रिपेयर टू प्रेजेंट अ समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, मतलब शॉर्ट में आप लोगों को पता चल जाता है कि कैश ट्रांजैक्शन कैसे ये इतने तारीख को हो गए। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या पता चलता है, इट इज प्रिपेयर टू एसर्टेन द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ट्रांजैक्शन, मतलब ओवरऑल जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपका हो रहा है उसके बारे में आपको एक आइडिया मिल जाता है। देन ओपनिंग बैलेंस क्या है, इट स्टार्ट्स विद ओपनिंग कैश बैलेंस एंड बैंक बैलेंस और बैंक ओवर ड्राफ्ट, ठीक है। तो ये स्टार्ट ही कहाँ से होता है, कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस दिखाने से आपको ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस, किसी भी तरह का ओपनिंग बैलेंस नहीं होता है यहाँ पे। क्लोजिंग बैलेंस का, द क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स कैश इन हैंड और कैश एट बैंक और एट द एंड ऑफ गिवन पीरियड, मतलब आपका जो साल खत्म होता है ना 31 मार्च को, तो आखिरी दिन पर आपके पास में कितना कैश पड़ा हुआ है उसको बोलेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। और उसी तरह से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होगा, द क्लोजिंग बैलेंस रिप्रेजेंट्स ईदर सरप्लस और डेफिशिएट। इसको जब आप क्लोज करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा, तो या तो उसको हम सरप्लस बोलेंगे जो कि हमारा प्रॉफिट जैसा रहता है, और या फिर डेफिशिएट होगा जो कि हमारा लॉस की तरह होता है। देन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स क्या होते हैं, मतलब पैसा आ रहा है जा रहा है उसको कैसे कंसिडर करते हैं, ठीक है। अभी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द करंट पीरियड आर रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, जो भी करंट पीरियड में चालू साल में जो भी खर्चा होगा या फिर पैसे मिल रहे या पैसे जा रहे, और रेवेन्यू और कैपिटल दोनों के बताए जाएंगे। रेवेन्यू मतलब रोजमर्रा का, कैपिटल इन द सेंस लमसम बड़ी अमाउंट में कुछ आ रहा है तो जो रेगुलर नहीं होता है वो सब के सब यहाँ पे आपको नजर आएंगे। जबकि इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप देखोगे ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, मतलब जो रिपीटेटिव है ना हर महीने हो रहे वही खर्चे आपको यहाँ पे नजर आएंगे, कैपिटल वाले नहीं नजर आएंगे। आर रिलेटेड टू करंट पीरियड, और वो भी करंट पीरियड मतलब चालू साल का ही नजर आएगा, आर रिकॉर्डेड इन दी अकाउंट। देन नॉन कैश आइटम
आइटम्स में क्या होगा, नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको उधारी वाला काम नजर ही नहीं आएगा, ठीक है, जबकि यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे नजर आएगा। इन दिस अकाउंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन लाइक बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स मतलब क्या, जिसने हमारे पैसे डुबा दिए, या फिर डेप्रिसिएशन या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंक्लूडेड। डेप्रिसिएशन होता है ना फिक्स्ड एसेट पे, वो भी आपको नजर आएगा, कोई खर्चा करना बाकी है वो भी नजर आएगा आपको। ऑल अकाउंट्स, ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में नजर आएगा, ठीक है, जबकि इन दिस अकाउंट ओनली ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू नॉमिनल अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको सिर्फ नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड खर्चे ही नजर आएंगे, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर आपको सभी के बारे में नजर आएगा, हर टाइप के अकाउंट्स के बारे में। पीरियड, इट इंक्लूड्स अमाउंट रिसीव्ड और पेड अमाउंट फॉर एनी पीरियड लाइक प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, मतलब पिछला बीता हुआ साल, अभी चल रहा है वो साल, या आने वाला साल, ये तीन को ही मोस्टली हम कंसिडर करते हैं। तीनों साल के खर्चे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में नजर आएंगे, ठीक है, इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो। उसी तरह से इन दिस अकाउंट अमाउंट रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली आर इंक्लूडेड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का यही एक क्लॉज है कि ये, और ये आपको पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है कि जो करंट पीरियड चल रहा है, जो करंट ईयर का आप बुक्स बना रहे हो, उसी के उसी साल का इनकम या पेमेंट या उसको ही कंसिडर करना है और उसी की एंट्री होगी, ठीक है, बाकी दूसरे साल को कंसिडर नहीं करना है, आगे पीछे के जो भी साल होंगे उनको कंसिडर नहीं करना है, अगर हो गए तो हटा देना है, माइनस कर देना होगा। बैलेंस शीट, इट नीड नॉट बी नेसेसरी अकम्पनीड बाय बैलेंस शीट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साथ में बैलेंस शीट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हर चीज़ को कंसिडर अकेला ही कर लेता है, ठीक है, फिक्स्ड एसेट हो या ना हो, या लाइबिलिटीज़ हो, सब कुछ आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में मिल जाता है, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको बैलेंस शीट बनाना होगा, क्योंकि अगर आप रोज़मर्रा का खर्चा अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख रहे हो, अकाउंट में लिख रहे हो, तो फिर आपका जो कैपिटल से रिलेटेड जो भी पैसा आ रहा है या जा रहा है उसका एंट्री कहाँ करोगे, तो उसकी एंट्री आप लोगों को बैलेंस शीट में दिखानी होती है, इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ में आपको बैलेंस शीट बनानी ज़रूरी हो जाती है। देन प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की ये बनाया कैसे जाता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग लगे तो अगले वीडियो में देखेंगे, या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ये नेक्स्ट इसमें दिखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। तो तब तक के लिए बाय बाय।